आज से लगभग 40-50 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया का एक देश इतना गरीब था कि वहाँ के लोग चावल खाने के लिए भी तरस रहे थे। महंगाई 700% से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फेमाइन इतना बढ़ गया था कि बच्चे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मर जाते थे। लेकिन आज वही देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर है। बड़े बड़े कंपनीज जैसे सैमसंग, एप्पल, फॉक्सकॉन, इंटेल अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स इसी देश में बना रहे हैं। अभी के टाइम पे इस छोटे से देश का ईयरली एक्सपोर्ट $500 बिलियन के पार जा चुका है। ये देश है वियतनाम। (1955 से 1975 तक पूरे 20 साल वियतनाम के अंदर दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर आमने सामने लड़ी थी। इसे कोल्ड वॉर का सबसे खौफनाक चैप्टर माना जाता है। देखो, उस टाइम पे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम जिसे कम्युनिस्ट सुपर पावर यानी सोवियत यूनियन, जो आज के टाइम का रसिया है, और चाइना, ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साउथ वियतनाम जिसे अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री ताकत के साथ सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने यार इस छोटे से देश में इतने बम गिराए जितने उन्होंने पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं गिराए होंगे। लाखों लोग मारे गए। वहाँ की जमीन यार पूरी जहरीली हो गई थी और फैक्ट्रीज मिट्टी में मिल गई। फाइनली 1975 में अमेरिका ये वॉर हार कर वहाँ से निकल गया और नॉर्थ वियतनाम ने पूरे देश को जीतकर एक कर दिया। लेकिन असली मुसीबत तो वॉर के बाद शुरू हुई, क्योंकि वॉर जीतने के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो पूरे देश में सोवियत स्टाइल इकोनॉमिक मॉडल लागू करेंगे, जिसे वो कहते थे सेंट्रल प्लानिंग। इसमें होता ये था कि जैसे अगर आप एक फार्मर हैं, आप खेत में मेहनत करते हैं, तो नॉर्मली होता क्या है कि जितना ज्यादा आप चावल उगाएंगे उतना मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, है ना? यही तो होता है ना नॉर्मल। लेकिन इस सेंट्रल प्लानिंग वाला सिस्टम, जो कि सोवियत का स्टाइल था, उसमें ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया गया था और गवर्नमेंट ने जितने भी खेत थे उनको कलेक्टिव्स में बदल दिया। कलेक्टिव से यहाँ मतलब ये है कि अब आप किसान की तरह नहीं बल्कि एक सरकारी मजदूर की तरह खेत पर काम करेंगे। मतलब आप कितना भी मेहनत करो, चाहे आप 10 किलो चावल उगाओ या 100 किलो चावल उगाओ, सारी फसल गवर्नमेंट ले जाएगी और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस सिटीजन को कितना चावल मिलेगा। और इसी सिस्टम को उन लोगों ने सेंट्रल प्लानिंग का नाम दिया था। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? ह्यूमन साइकोलॉजी डिजास्टर। मतलब फार्मर ने सोचा यार कि जब मुझे ज्यादा मेहनत करने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिल रहा, तो मैं धूप में 12 घंटे खून पसीना क्यों बहाऊं एक्स्ट्रा। तो फिर हुआ ये कि लोग खेत पर तो जाते थे और बस फॉर्मेलिटी के लिए ही काम करते थे और फिर घर आ जाते। इससे ऑब्वियसली प्रोडक्शन इतनी बुरी तरह गिरी कि जिस वियतनाम की मिट्टी दुनिया में सबसे फर्टाइल मानी जाती थी, वहाँ खाने के लाले पड़ गए। और 1980s तक आते आते वियतनाम को हर साल लाखों टन चावल दुनिया से इम्पोर्ट करके मंगवाना पड़ रहा था ताकि लोग भूख से न मरे। और मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई। वॉर हारने के बाद बदला लेने के लिए यूएस ने वियतनाम पर स्ट्रिक्ट ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि अब वेस्टर्न कंपनीज या देश वियतनाम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और इसी टाइम पीरियड पे वियतनाम और कंबोडिया के बीच भी वॉर हो गई, जिसके कारण वियतनाम और चाइना के बीच भी रिलेशंस खराब होने लगे। और यार अब उनका अकेला सहारा बचा था सोवियत यूनियन, जो उन्हें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फाइनेंशियल एड और सस्ता ऑयल भेजता था। लेकिन 1980s के मिड आते आते सोवियत यूनियन खुद टूट रहा था और यार फिर उन्होंने भी वियतनाम को पैसा भेजना बंद कर दिया। फिर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा वियतनाम की करेंसी पर। गवर्नमेंट ने खर्चे पूरे करने के लिए अंधाधुंध पैसा छापना शुरू कर दिया और यार फिर जाहिर सी बात है यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। मतलब इमेजिन करो, जो चावल आज आप 50 रुपए किलो खरीद रहे हो, अगले महीने वो 200 रुपए किलो हो जाए और फिर उसके अगले महीने 1000 रुपए का। लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लेकर मार्केट जाते थे और बदले में सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लेकर आते थे। अब इस सिचुएशन पे वियतनाम के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अपने पुराने कम्युनिस्ट पार्टी वाले नियम से चलता रहे और या फिर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक यू टर्न ले। और फिर दिसंबर 1986 में वियतनाम ने वही यू टर्न लिया। दिसंबर 1986 वियतनाम की कैपिटल हनोई में कम्युनिस्ट पार्टी की एक हिस्टोरिक मीटिंग चल रही थी। यहाँ सरकारी लीडर्स को एक सच्चाई बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। अगर देश की इकोनॉमी नहीं बदली तो या तो लोग भूख से मर जाएंगे या देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और बहुत हाई चांस हो गया था कि सोशल सिस्टम क्रैश हो सकता था। तब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नेग्युन वॉन लिन ने स्टेज पर आकर एक ऐसा शब्द बोला जिसने वियतनाम के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। वो शब्द था दोई मोई, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रिनोवेशन, यानी नई शुरुआत।
लेकिन ये दोई मोई था क्या, और क्या वहाँ के जो पहले से कम्युनिस्ट पार्टी थे उन्होंने अपने कम्युनिज्म को इतने इजिली छोड़ दिया होगा? ऑब्वियसली नहीं यार। तो इसीलिए उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जिसे वो लोग कहते थे सोशलिस्ट ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी। मतलब सिंपल वर्ड में ये है यार कि राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी के पास रहेगी लेकिन व्यापार में फ्री मार्केट चलता रहेगा। इसको और अच्छे समझने के लिए दोई मोई के 3 सबसे बड़े पिलर को समझना पड़ेगा। इसमें पहला ये था कि इंडिविजुअल प्राइवेट बिजनेस ओनरशिप को लीगल बनाया गया। मतलब अब आप वहाँ अपना खुद का स्टोर या छोटा सा फैक्ट्री खोल सकते थे। दूसरा पिलर ये था कि गवर्नमेंट ने हर चीज के दाम तय करने बंद कर दिए और अब किसी भी चीज का प्राइस मार्केट के सप्लाई और डिमांड से तय होती थी। साथ ही तीसरा पिलर ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ पास हुआ, यानी अब दुनिया भर की फॉरेन कंपनीज को वियतनाम में इन्वेस्ट करने का रास्ता खोला गया। और अब इस दोई मोई रूल का पहला चमत्कार देखने को मिला वियतनाम के खेतों में, जिसे वो कहते थे राइस मिरेकल। मतलब अप्रैल 1988 में गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, रिजोल्यूशन 10। इसमें गवर्नमेंट ने जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड थे जिसको उन्होंने अपने पास रखा था उनको उन्होंने वापस फार्मरों पे बांट दिया। और फिर सरकार ने यहाँ एक नया रूल बनाया कि आप हमें एक फिक्स्ड टैक्स दीजिए, उसके बाद आप खेत पर जितना भी एक्स्ट्रा चावल उगाएंगे वो 100% आपका है। आप उसे ओपन मार्केट में बेचो और जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाओ, वो आपका ही है। इस एक छोटे से इंसेंटिव ने किसानों की साइकोलॉजी बदल दी। एक बार टाइमलाइन देखो, 1988 में वियतनाम भूखमरी के किनारे पे था और देश को 4.5 लाख टन चावल दूसरों से मंगवाना पड़ रहा था, यानी बाहर दूसरे देश वाले यहाँ भेजते थे चावल। फिर जैसे ही 1989 में ये रिजोल्यूशन 10 पास हुआ तो वही किसान सुबह 4 बजे खेत में जाने लगे, नए फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे और अच्छे इरिगेशन लेने लगे, क्योंकि यार उन्हें समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट को तो एक फिक्स्ड अमाउंट का ही टैक्स देना है ना। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहेगा वो सब खुद को मिलेगा, यानी उन किसानों का ही फायदा था इसमें। और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिर्फ 12 महीने के अंदर वियतनाम ने न सिर्फ अपनी पूरी पॉपुलेशन का पेट भरा बल्कि 14 लाख टन चावल पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब एक साल में ये देश राइस इंपोर्टर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बन गया। ये एक ओवरनाइट मिरेकल ही था। देखो, दोई मोई के पहले फेजेस ने तो वियतनाम को मरने से बचा लिया। उन्होंने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और छोटे प्राइवेट बिजनेसेस को आजादी दे दी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वियतनाम के पास ना तो बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के पैसे थे और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो इसके लिए उन्हें चाहिए थे वेस्टर्न कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन यार जब तक अमेरिका का ट्रेड एम्बार्गो था, वही ट्रेड एम्बार्गो जो मैंने आपको पहले बताया था, तो जब तक ये ट्रेड एम्बार्गो था तब तक कोई बड़ी एमएनसी कंपनी या कोई भी देश वियतनाम में नहीं आ सकती थी। तो अब वियतनाम की गवर्नमेंट ने चली अपने सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चाल, जिसने यूएसए तक को मजबूर कर दिया उनके साथ हाथ मिलाने के लिए। देखो, ये तो सच है कि जो ट्रेड एम्बार्गो था जिसे यूएस ने 1975 वॉर के बाद लगाया था इन पे, उस ट्रेड एम्बार्गो वाले कानून के कारण वियतनाम में कोई भी अमेरिकन इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी और ना ही वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ वियतनाम को कोई लोन दे सकते थे। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स वियतनाम से हमेशा दूर भागते थे। तो वियतनाम ने इस एम्बार्गो को तोड़ने के लिए 2 बहुत बड़े डिप्लोमेटिक मूव किए, जिसमें पहला ये था कि 1989 में वियतनाम ने अपनी सेना को कंबोडिया से पूरी तरह वापस बुला लिया, जो कि यूएसए चाहता था। और दूसरा मूव ये था कि उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को ऑफर किया कि आपके जितने भी सोल्जर्स जो वियतनाम वॉर में मिसिंग हुए थे, हम उनके बॉडीज और प्रूफ ढूंढने में आपके पेंटागन की मदद करेंगे। इस इमोशनल और जियोपॉलिटिकल स्टेप से यूएसए में माहौल बदल गया, बायलैटरल ट्रस्ट बनना शुरू हो गया। और फिर आया वो हिस्टोरिक दिन 3 फरवरी 1994। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 19 साल पुराना ट्रेड एम्बार्गो खत्म कर दिया और अगले ही साल जुलाई 1995 में यूएसए और वियतनाम ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह नॉर्मलाइज कर लिया। Today I am announcing the normalization of diplomatic relationships with Vietnam. और उसी महीने वियतनाम एशियन कंट्रीज यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का भी मेंबर बन गया और इसके कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी एक ग्रीन सिग्नल मिला वियतनाम को लेके और उन्हें ये भी लगा कि वियतनाम अब सेफ है और अब हम यहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं। Together with other member countries, we will actively participate in the ASEAN program for cooperation. तो विद इन अ वीक कोको कोला, पेप्सी और नाइकी ने वियतनाम में अपने प्लांट्स लगाने के लिए डील साइन कर लिए। लेकिन असली गेम बदला साल 2000 में, जब दोनों देशों ने साइन किया यूएस वियतनाम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बीटीए कहते हैं। Actually, implementing BTA is the first important step for Vietnam.
सिंपली समझो कि पहले अगर वियतनाम कोई भी कपड़ा या जूता अमेरिका भेजता था तो यूएस गवर्नमेंट उस पर 40% तक के हैवी टैरिफ यानी टैक्स लगाती थी। लेकिन ये बीटीए साइन होने के बाद टैरिफ्स गिरकर 3% से भी कम हो गया और इसके कारण अमेरिका के मार्केट्स वियतनामीज गुड्स के लिए पूरे खुल गए। नाइकी और एडिडास ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा चाइना से हटाकर वियतनाम शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कुछ नंबर्स देखो, जैसे साल 2000 में वियतनाम अमेरिका को सिर्फ $800 मिलियन का माल बेचता था, लेकिन वहीं 2006 आते तक ये 10 गुना बढ़कर $8.5 बिलियन तक पहुंच गया। यार अब तक वियतनाम सिर्फ कपड़े और जूते बना रहा था, लेकिन 2006 में एक ऐसी चीज हुई जिसने वियतनाम को टेक वर्ल्ड में एंट्री दिला दी। अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट इंटेल कंपनी ने ये अनाउंस किया कि वो वियतनाम के हो ची मिन सिटी, मतलब एक शहर का नाम है हो ची मिन, ठीक है, उसमें इन्होंने $1 बिलियन की सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबली प्लांट लगाने की डील साइन कर ली। और इसके ठीक एक साल बाद 2007 में वियतनाम ने साइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फिर वियतनाम ऑफिशियली तौर पर 150th मेंबर बन गया। It's an important goal for the Vietnamese to join WTO, and the bilateral trade agreement is a very important step in that. देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप का मतलब था कि पूरी दुनिया में वियतनामी गुड्स पर इंपोर्ट टैरिफ कम होने वाले थे और फॉरेन इन्वेस्टर को लीगल प्रोटेक्शंस मिलने वाली थी। लेकिन 2007-8 में एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस से डूब रही थी, तभी साउथ कोरिया की एक टेक कंपनी ने वियतनाम के अंदर एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इंडस्ट्री की हिस्ट्री बदल दी, और वो कंपनी थी सैमसंग। यहाँ देखो, 2008 से पहले नॉर्दर्न वियतनाम का बैक निन्ह प्रोविंस सिर्फ चावल के खेतों के लिए जाना जाता था, लेकिन 2008 में जब बाकी ग्लोबल टेक कंपनीज रिसेशन के डर से अपना बजट काट रही थी, सैमसंग ने इस सिटी में अपना पहला स्मार्टफोन फैक्ट्री बनाने के लिए $650 मिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दिया। लेकिन सवाल है कि सैमसंग ने वियतनाम ही क्यों चुना? भाई चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और भी देश चुन सकता था, बट यही क्यों? सैमसंग के इस डिसीजन के पीछे 3 बहुत सॉलिड बिजनेस लॉजिक थे। पहला था जियोग्राफिक एडवांटेज। देखो, बैक निन प्रोविंस जो है ना, वो साउदर्न चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब से सिर्फ 12 से 14 घंटे की ट्रक ड्राइव डिस्टेंस में था, तो ऑब्वियसली कंपोनेंट्स आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते थे। दूसरा था डीप वाटर पोर्ट्स, यानी हैफोंग पोर्ट पास में ही था, जहाँ से सैमसंग को फोन्स डायरेक्ट यूएसए और यूरोप में शिप के थ्रू भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तीसरा रीजन था एग्रेसिव गवर्नमेंट डील, मतलब वियतनाम गवर्नमेंट ने सैमसंग को टैक्स हॉलीडेज दिए, मतलब शुरुआत के 4 साल जीरो कॉर्पोरेट टैक्स और अगले 9 साल तक हैवी टैक्स डिस्काउंट। और इससे पता है क्या हुआ? जैसे ही सैमसंग इस बैक निन्ह प्रोविंस में आया तो उसके पीछे पीछे स्क्रीन बनाने वाली कंपनीज, बैटरी बनाने वाली कंपनीज और पैकेजिंग वाले कंपनीज सब वहाँ शिफ्ट होने लगे। सब धीरे धीरे चाइना से वियतनाम शिफ्ट होने लगे, और इसी इफेक्ट को इकोनॉमिक्स में कहते हैं द एंकर इन्वेस्टर इफेक्ट। यानी बड़ी कंपनीज जब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होती है तो वो पूरा एक सिस्टम को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और इसी तरह वहाँ से 100 से ज्यादा साउथ कोरियन टियर 1 सप्लायर कंपनीज वियतनाम आ गई। सैमसंग ने बाद में थाई नेग्यून प्रोविंस में दूसरा मेगा प्लांट बनाया। आज सैमसंग का वियतनाम में टोटल इन्वेस्टमेंट $22 बिलियन के पार जा चुका है। आज पूरी दुनिया में जितने भी सैमसंग गैलेक्सी के स्मार्टफोन्स बिकते हैं, सस्ते फोन से लेकर टॉप एंड गैलेक्सी S अल्ट्रा और फोल्डेबल फोन्स, उनका यार 50% से ज्यादा हिस्सा अकेला वियतनाम बना रहा है। और अकेले सैमसंग का एनुअल एक्सपोर्ट वियतनाम से $55 बिलियन के आसपास है। ये अकेली कंपनी वियतनाम के टोटल नेशनल एक्सपोर्ट्स का लगभग 13 से 16% ड्राइव करती है, और इसी के कारण यार ये आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है। और जब बाकी ग्लोबल टेक जायंट्स ने ये देखा कि सैमसंग वियतनाम में कितना सक्सेसफुल हो रहा है, तब शुरू हुआ चाइना +1 का असली गेम। साल 2018 पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में एक ब्रेक आता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर $350 बिलियन से ज्यादा के गुड्स पर 25% तक के हैवी इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए। देखो, यहाँ पर ऑब्वियसली टारगेट चाइना था, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उन ग्लोबल कंपनीज पर जो पिछले 30 साल से अपने सारे प्रोडक्ट्स आंख बंद करके चाइना में बना रही थी। फिर चाहे एप्पल हो, गूगल, नाइकी, डेल, HP, सब के बोर्ड रूम में एक ही सन्नाटा था। अगर सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में रहा तो टैरिफ हमारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। तो फिर यार यही सोच के मल्टीनेशनल कंपनीज ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, और वो था चाइना +1 स्ट्रेटेजी। देखो, चाइना +1 मतलब ये होता है कि चाइना की फैक्ट्रीज को रातों रात बंद नहीं करना है, लेकिन अपनी नेक्स्ट बिग फैक्ट्री चाइना के बाहर किसी ऐसे देश में लगानी है जहाँ से यूएस मार्केट पर कोई टैक्स ना लगे। और इस +1 की रेस में वियतनाम ने बाकी सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सभी को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यार ऑब्वियसली जो वियतनाम है वो चाइना के काफी क्लोज है, और उसकी लेबर कॉस्ट चाइना से भी आधी थी। और सिक्योरिटी के लिए वियतनाम के पास पहले से सैमसंग और इंटेल जैसे प्रूवन कंपनीज काम कर रहे थे। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर ने वियतनाम को जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लॉटरी विनर बना दिया। लेकिन यार क्या ये ग्रोथ बिना किसी दिक्कत के चल सकती थी?
2023 के समर सीजन में इसका सबसे बड़ा नमूना देखा गया। नॉर्दर्न वियतनाम में एक सीवियर हीट वेव आई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स का पानी सूख गया और पूरा पावर ग्रिड कोलैप्स होने की कगार पर आ गया। और इसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि सैमसंग, फॉक्सकॉन और कैनन की फैक्ट्रीज में घंटों तक ब्लैकआउट रहा, प्रोडक्शन पूरी तरह रुक गया। और फिर यार इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने वियतनाम के गवर्नमेंट को साफ कह दिया, अगर हमें 24/7 बिना किसी इंटरप्शन के बिजली नहीं मिली तो हम अपना अगला $1 बिलियन यहाँ नहीं लगाएंगे। देखो यार, टेक कंपनीज को अट्रैक्ट करना एक बात है, लेकिन उन्हें रिटेन करना दूसरी बात। आज वियतनाम के पास 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला है पावर ग्रिड, मतलब वियतनाम को कोयले से हटकर रिन्यूएबल एनर्जीज पर शिफ्ट होना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी स्लो है। दूसरा है यार ह्यूमन कैपिटल। वियतनाम के पास मिलियंस ऑफ हार्ड वर्किंग असेंबली वर्कर्स तो हैं, लेकिन जब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो ट्रेंड हाई स्किल्ड इंजीनियर की सीवियर कमी है। और तीसरा प्रॉब्लम है सप्लाई चेन में। वियतनाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, उनके 60% से ज्यादा रॉ कंपोनेंट्स आज भी चाइना से आते हैं। तो क्या वियतनाम सच में चाइना से इंडिपेंडेंट हो पाया है या नहीं, ये एक अपने आप में सवाल है। देखो 1986 में जो देश भूखमरी के कारण खत्म होने की कगार पे आ चुका था, वो आज $450 बिलियन की ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। लेकिन क्या वियतनाम अपने इस ग्रोथ को हमेशा इंक्रीजिंग मोड पे रख पाएगा या नहीं, ये तो खैर फ्यूचर ही बताएगा।